वायरस को जिंदा रहने के लिए अपने आप को ऐसा रखना है कि वो बॉडी को मरने भी ना दे और साथ में अपने आप को जिंदा रखे। उस सीक्वेंस को वो देयरफॉर वो क्या करता है, जो अपनी उसकी डीएनए की सीक्वेंस होती है वो उसको देर में थोड़ी देर में मॉडिफाई करता रहता है। कोरोना वायरस के लगातार नए वेरिएंट सामने आने के बारे में ये कहना है डॉक्टर अनिल हंडू का, जो दिल्ली के बीएलके हॉस्पिटल में रक्त विज्ञान विशेषज्ञ हैं। नमस्कार, आज है रविवार 27 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कहा, वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार संतोषजनक, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत। प्रधानमंत्री ने राज्यों को टेस्टिंग कम न करने की भी दी सलाह। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद देश में जल्द आएगा कोरोना का एक और स्वदेशी टीका। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर दी जानकारी। कहा, 12 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए जल्द उपलब्ध होगी भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन। 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कसा शिकंजा। एक हफ्ते में दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी और असिस्टेंट को 1 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेजा। सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच आज लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे भी मौजूद रहेंगे। अब खबरें काम की। 1 जुलाई से बाइक और स्कूटर के दाम में 3,000 रुपए तक का इजाफा करेगी हीरो मोटोकॉर्प। कच्चे माल की कीमतों में उछाल का दिया हवाला। मारुति सुजुकी भी अगले महीने से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने की कर रही तैयारी। अब एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा। 1 जुलाई से 4 फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर देने होंगे जीएसटी के साथ 15 रुपए। एसबीआई के एटीएम के अलावा दूसरे एटीएम से भी कैश निकालने पर यही चार्ज लगेगा। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, रोजाना लाखों टेस्ट के बीच कैसे पकड़ में आता है कोरोना का नया वेरिएंट। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं डॉक्टर अनिल हंडू से, जो दिल्ली के बीएलके हॉस्पिटल में रक्त विज्ञान विशेषज्ञ हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के रूप बदलने की चुनौती बड़ी होती दिख रही है। 12 से ज्यादा देशों में कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मिले हैं और भारत में भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित 11 राज्यों में इसके केस सामने आ चुके हैं। देश में लाखों कोरोना टेस्ट रोज हो रहे हैं, तो कैसे पता चलता है कि मामला किस वेरिएंट का है और अलग अलग वेरिएंट्स का पता लगाने के लिहाज से कैसी सुविधा है भारत में? ये पूरी तस्वीर समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल हंडू, जो दिल्ली के बीएलके हॉस्पिटल में हिमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी रक्त विज्ञान विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर हंडू, ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब डेल्टा प्लस का मामला आ गया है, तो कैसे पता चलता है कि किस जगह पे कौन से वेरिएंट से इन्फेक्शन हो रहा है? जी, जो ये वायरस है, जब ये पहली बार देखा गया पिछले साल, तो हमें ये समझ आया था कि उसकी एक सीक्वेंस थी। जैसे हम सारे जो जीव जंतु हैं उन सब में जीनोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, जो कि हमारे डीएनए की एक सीक्वेंस होती है, जिसमें वो डिफाइन करता है कि हमारे बॉडी के फीचर्स कैसे होंगे, हम क्या क्या किस तरह से हमारा फिनोटाइप होगा या हमारा दिखना कैसे होगा। इसी तरह वायरस में भी होता है, उसके अंदर भी एक जीनोमिक सीक्वेंस होती है, जिस सीक्वेंस से ये पता लगता है कि वो किस तरह से एक स्पैन आउट होगा। अब जब वायरस को, मेन चीज ये है कि वायरस को जिंदा रहना है। वो नॉर्मली अगर आप एयर में रखेंगे तो वो जिंदा नहीं है, वो तभी जिंदा है जब किसी के शरीर में घुस जाए। तो तभी वायरसेस सारे लाइव तब हो जाते हैं जब बॉडी के अंदर घुसते हैं। अब
बचने के लिए, वायरस को जिंदा रहने के लिए अपने आप को ऐसा रखना है कि वो बॉडी को मरने भी ना दे और साथ में अपने आप को जिंदा रखे जी। उस सीक्वेंस को वो देयरफॉर वो क्या करता है, जो अपनी उसकी डीएनए की सीक्वेंस होती है, वो उसको देर में, थोड़ी देर में मॉडिफाई करता रहता है, बदलता रहता है, ताकि उसको जो हम कोशिश करते हैं मारने की, चाहे दवाइयों से या एनवायरनमेंट से ही वो अपने आप मरने का हिसाब जो बनता है, वो उसको लड़ सके और उसके बदले वो एक नया अपना आविष्कार कर ले, अपने आप को नया चीज बनाए, ताकि वो उसको इफेक्ट ना हो। तो उस सीक्वेंस को करते वो अपने आप को म्यूटेट करता है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, बदलता रहता है, अपने रूप को बदलता रहता है। तो पहला जो रूप इसका निकला था उसका अल्फा नाम था। अल्फा माने पहला, फिर बीटा माने दूसरा, फिर गामा माने डेल्टा या माने तीसरा, एंड डेल्टा माने चौथा। सो चौथा वेरिएंट जो है, दैट चौथा वेरिएंट अभी ये देखा गया था कि वो काफी कॉमन था पूरे विश्व में। इनफैक्ट यूएस में सबसे पहले उसको डिटेक्ट किया गया था जी, बट उसका जो बेसिक डेवलपमेंट था वो बोला गया है कि वो भारत से ही शुरू हुआ था। तो डेल्टा में भी इवेंचुअली आज की डेट में बहुत सारा परिवर्तन आया, ताकि ये वायरस और ज्यादा इन्फेक्टिव हो पाए, और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर पाए। वो अपने शरीर को ऐसे बदलता गया ताकि वो बहुत सारे इंसानों को और इन्फेक्ट कर पाए। तो डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि जो ये अब डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसमें ये देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब ये इन्फेक्टिव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है और बहुत क्विकली इन्फेक्ट करता है, और उसकी वजह से स्प्रेड इस डिजीज का बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि अगर कोई वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट होता है तो उसकी इन्फेक्टिविटी तो बढ़ती है, इन द सेंस कि वो बहुत सारे लोगों को जब इन्फेक्ट करे, बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, बट साथ में ये भी देखा गया है कि उसकी विरुलेंस, जिससे उसका जो शरीर पे इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, वो कम होता है। अनफॉर्चुनेटली ये वायरस थोड़ा डिफरेंट है, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है आज की डेट का जी, ये विरुलेंस में भी बड़ा इफेक्टिव है और इन्फेक्टिविटी में भी बड़ा इफेक्टिव है। तो डॉक्टर साहब, ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जिससे पता लगाते हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है, तो इस सीक्वेंसिंग में क्या देखते हैं आप लोग, ये साइंटिस्ट क्या देखते हैं, इसमें क्या पता लगाते हैं? आम आदमी कैसे इसको समझे कि डॉक्टर साहब लोग या साइंटिस्ट जो देख रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? देखिए, नॉर्मली जब हम किसी को डीएनए टेस्ट करते हैं या पीसीआर टेस्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, जीन का जो जीनोम होता है या डीएनए का एक छोटा सा अंश है, उसके ऊपर हमने एक डिफाइन किया होता है कि इस अंश को हम देखने की कोशिश करेंगे, तो वो पीसीआर मशीन में हम करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, तो हम उस पूरे डीएनए का पूरा जितना स्ट्रेच है, चाहे वो 1 मिलीमीटर का हो या 50 मिलीमीटर का हो, लेमैन की लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं जी। तो अगर मान लीजिए वो पीसीआर हम 1 मिलीमीटर चीज देखते हैं पूरे जीनोम का, इस वाले केस में हम पूरा जीनोम देखते हैं जो 50 मिलीमीटर का है, फॉर एग्जाम्पल, सारे का सारा हम देखने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जो आजकल कॉमनली यूज होता है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये काफी महंगा इक्विपमेंट है, ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ रुपए का खर्चा है सिर्फ मशीन का, और जो फैसिलिटी डेवलप होनी चाहिए उसमें भी ऑलमोस्ट 50-60 लाख रुपए का खर्चा आता है डेवलप करने के लिए। और ये फॉर्चुनेटली हमारे देश में आज की डेट में कम से कम 8-10 सेंटर प्रोमिनेंटली हैं, और फॉर्चुनेटली सारे कोनों में भी है, इन द सेंस नॉर्थ में भी है, वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है और साउथ में भी है जी। और इन सारी जगहों पे ये सारे लोग इस पे रिसर्च करते हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो इस पे काम करते हैं। वो वायरस, और ये कैसे किया जाता है कि ये वायरस का जो वो फॉर इंस्टेंस अगर मैं एग्जांपल दूं, मुझे इन्फेक्शन हुआ तो मेरी बॉडी में से वायरस डिटेक्ट किया गया, वो वायरस का जो पूरा जीनोम है वो लोग वो अपने साथ लेके उसके ऊपर काम करते हैं, और काम करके उसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करके वो डिटेक्ट करते हैं कि इसके अंदर सीक्वेंस कैसी है। उस सीक्वेंस को साथ में टेस्टिंग भी होती है कि न्यूट्रलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, कि हम एंटीबॉडी डाल के देखते हैं कि वायरस कितना किल हो सकता है उससे हमें इसका पता लगता है कि इसकी विरुलेंस कितनी ज्यादा है। सो अगर हम सारे चीज को इकट्ठे करने की कोशिश करें, ये सारा प्रोसेस है जिसको करने के लिए ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन लगते हैं। अगर हम आज शुरू करें वायरस का डिटेक्ट करना, अराउंड 5 to 6 days का टाइम लगता है पूरी सीक्वेंस करने में।
जी, तो मोटा मोटी इसका मतलब ये पता आप लोग लगाते हैं कि वो वायरस का जो स्ट्रेन है वो अपने ओरिजिनल जो वायरस कोरोना का था उससे कितना बदल चुका है और कितनी उसकी मारक क्षमता घट गई है या बढ़ गई है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली परफेक्ट जी, एकदम। तो अपने देश में जो इंडियन सार्स कोविड जीनोमिक्स कंसोर्शियम एक बनाया गया है, तो 28 लैब्स को उसमें जो है रखा गया है कि बिल्कुल। ये चेक करेंगी। जी जी लेकिन ये सैंपलिंग जो है इसका जी। कोई स्टैंडर्ड है कि कितने सैंपल लिए जाने चाहिए, कितने केस में इतने % सैंपल लिए जाने चाहिए, मतलब सीक्वेंसिंग सारे सैंपल की जाए या 100 में 10, 100 में 50, 100 में 60, 100 में 5? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मानते हैं, अब हम मान लीजिए मैं ये बोलूं कि मेरे को कोई चीज मेरी बॉडी पे इफेक्ट करती है और मैं ये सबको बोलने लगता हूं कि इस चीज से ये इफेक्ट होता है, पर वो तो सिर्फ मुझे हुआ था, 10 लोगों को और नहीं हुआ या 20 लोगों को और नहीं हुआ। तो कोई भी काम करने से पहले नंबर्स को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होना बहुत जरूरी है। जब हम पैंडेमिक की बात करते हैं या एपिडेमिक की बात करते हैं तो थोड़े नंबर्स से काम नहीं चल सकता। जैसे हम कहें कि हम 10 लोगों के सैंपल लें और उसके ऊपर काम करके बताएं हाँ जी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा कि जनरली जब जितने सारे लोग इन्फेक्ट होते हैं, जितने पॉजिटिव केस हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम उठा के उनके ऊपर काम करना चाहिए। नाउ ये टेक्निकली फीजिबल नहीं हो पाता क्योंकि हर जगह लिमिटेशन है कि जितने नंबर ऑफ सैंपल्स आप एक बारी में इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके ऊपर काम कर सकते हैं। सो इन सच सर्कमस्टांसेस हमारे को नंबर ऑफ सैंपल जो लेने पड़ते हैं वो हमें इस तरह से देखना पड़ता है कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जनरली जो देखी जाती है वो देखी जाती है कि उस एरिया में उस पर्टिकुलर डिजीज का प्रेवलेंस कितना है। अगर मैं बड़े लेमैनिश टर्म्स में आपको समझाऊं तो वो ये है कि कम से कम 100-200 सैंपल के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है, ये निष्कर्ष निकालने के लिए कि जो हमें उसमें मिला है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, वो पॉपुलेशन के लिए सिग्निफिकेंट है, उसका कोई पॉपुलेशन के लिए कोई फायदा है इन द सेंस कि उससे कोई हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे या नहीं। जी। तो एटलीस्ट 100-200 सैंपल शुड बी द मिनिमम, बट जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा किए जाने चाहिए। जी, अपने यहाँ पिछले साल दिसंबर से शुरू हुआ था और एक डेटा है जो कह रहा है कि 21 जून तक जो है करीब 30,500 जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी और जो ग्लोबल लेवल पे स्टैंडर्ड है वो कह रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव मामलों में कम से कम 5% मामलों की सीक्वेंसिंग की जानी चाहिए और ब्रिटेन जो है वहां 6.25 लाख जो है मामलों की सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। तो अपने यहाँ जितना बड़ा एरिया है, जितनी जनसंख्या है, जितने मामले आ रहे हैं, उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, अभी हम पीछे चल रहे हैं, काफी कुछ कमियां हैं, किस मोर्चे पे कमियां हैं? अगर हम टोटल सीक्वेंसिंग की बात करें हमारे देश में, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसमें सिग्निफिकेंटली सारे लोगों को जो इन्फेक्ट होते हैं उन सब के हमारे पास पूरे सैंपल्स भी नहीं आते, क्योंकि कई लोग तो इनफैक्ट PCR टेस्ट भी नहीं कराते। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये सारे सैंपल्स पिक करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हैविंग सेड दैट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम शायद कहीं पीछे हैं इस मोमेंट पे। अराउंड 3.5-4% के आसपास हमने जो पॉजिटिव केस थे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करी हुई है देश में। CCMB का अगर हम डेटा पिक करके देखें तो उसमें लगभग 3.5% केसेस का उन्होंने एनालाइज किया हुआ है। बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, हमारे को जो जैसा आपने बताया कि मिनिमम जो WHO का भी एक स्टैंडर्ड है कि 5% से 10% के बीच के केस उठाए जाने चाहिए और उनके ऊपर पॉजिटिविटी और जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। और आई एम श्योर अभी गवर्नमेंट का पूरा थ्रस्ट है, सरकार पूरे थ्रस्ट पे है कि हमारे को ये सारा करना है, एंड दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग एट, मतलब और ज्यादा लैब्स को ऐड करने की भी पूरी कोशिश चल रही है। जी, एक सवाल जो ये उठ रहा है मन में एक आम आदमी की तरह कि अगर कोई चाहे कि अपने अगर कोई बीमार है और वो अपने सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराना चाहे तो फिजिबल है, वो करा सकता है, क्या करना पड़ेगा उसको? एट एन इंडिविजुअल लेवल अभी ये अलाउड नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग, वायरस की जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो सरकार ने इस मोमेंट पे अपने कंट्रोल में रखी हुई है और जीनोमिक सीक्वेंस सिर्फ उन्हीं सैंपल्स की जाती है जो कि एक लेबोरेटरी में पॉजिटिव आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी लेबोरेटरी की बात करें जहां मैं काम करता हूं जी, हमारे जितने पॉजिटिव केस आते हैं वो सारे पॉजिटिव केसेस हमारे को एक्यूमुलेट करके सरकारी जो हमारी एक प्रयोगशाला है NCDC, वहां पे भेजने होते हैं और वो लोग ये सारे सैंपल्स को फिर पहले रिव्यू करते हैं कि हमने जो रिपोर्ट दी है वो सही है कि नहीं, और अगर हमने रिपोर्ट दी है और वो सही है, उसके बाद वो उसके सारे सैंपल्स को इवेंचुअली
उसको आज सीक्वेंसिंग करते हैं। पर ये सीक्वेंसिंग सिर्फ सरकारी उसमें हो सकता है, और कोई अपने जैसे मैं चाहूं जाके मैं करवा लूं तो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे एटलीस्ट अभी तक अलाउड नहीं जी। तो अपने यहाँ जो सीक्वेंसिंग की रफ्तार है उसको बढ़ाने के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्या किया जाना चाहिए? चेन की लैब की चेन एक बने, या क्या कैसे किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, फंडिंग के लेवल पर? नॉर्मली जो सीक्वेंसिंग की लैब्स हैं हमारे देश में, जैसा कि आपने भी बताया, लगभग 28 लैब्स हैं अभी जो कार्य कर रही हैं या काम कर रही हैं, और ये सारी दिशाओं में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, और सेंटर ऑफ द कंट्री में भी है, जहां पे ये इन सारे सैंपल्स की टेस्टिंग हो रही है। बट कहीं ना कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर हम देखें और हमारी पॉपुलेशन के साथ उसको कंपेयर करें, 28 लैब 1.4 बिलियन या 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के लिए बहुत एक कम ही नंबर्स हैं जो उनके ऊपर वो सीक्वेंस कर पाएंगे। और अगर हम इन्फेक्टिविटी रेट के हिसाब से भी चलें, अगर हम रिसेंटली जो हमने एक स्पाइक देखा, ऑलमोस्ट 70-80% लोगों को इन्फेक्टिविटी थी, स्पेशली दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो। सो ऐसी स्थिति में जीनोमिक लैब्स का ज्यादा नंबर्स में होना बहुत जरूरी है, और वो पॉसिबल तब है जब एक पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को इस सारे एरिया में लेके। इनफैक्ट कुछ प्राइवेट लैब्स भी अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग में अग्रसर हैं, जिनके साथ गवर्नमेंट ने दे हैव जॉइंट हैंड्स विद देम, और कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और भी जगह पे एक्सटेंड होनी चाहिए, ताकि ये एक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पे की जाए, और हम सीक्वेंसिंग करके ये पता कर पाए कि हमारे पास कोई ऐसी वेरिएंट तो नहीं आ रहे हैं जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो, जैसे कि WHO बोलता है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, जिससे हमारी पॉपुलेशन के ऊपर एक इफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हो। सो कहीं ना कहीं हमारे को इस मोमेंट पे कमी है, जिसको हमें पूरा करने की पूरी जरूरत है। जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग में हम ये देखते हैं कि वायरस का जो DNA स्ट्रक्चर है, RNA स्ट्रक्चर है, वो कितना बदला है अपने ओरिजिनल वायरस जो कोरोना का था उसके मुकाबले एक। और दूसरी आपने बात ये जो बताई कि देश में जो है इसकी जो है टेस्टिंग की, जीनोम सीक्वेंसिंग की जो फैसिलिटी और बढ़ाने की जरूरत है, और इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। इस चर्चा के बाद जानेंगे इतिहास में आज के दिन के बारे में, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में सुनिए आजादी के मतवालों की चहेती किताब आनंद मठ के बारे में, जिस पर कट्टर हिंदुत्व को बढ़ावा देने का आरोप लगा। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब जानिए इतिहास में आज के दिन के बारे में। 1838 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म। 1893 में सिख साम्राज्य के संस्थापक पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का निधन। 1964 में 3 मूर्ति भवन को नेहरू संग्रहालय बनाया गया। 2003 में अमेरिका में समलैंगिकता पर लगी पाबंदी हटी। बात करते हैं मौसम की। यूपी बिहार में तेज होगा बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हल्की बौछार पड़ने से गर्मी में मिलेगी राहत। अब बारी सुविचार की। ब्रिटिश दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने कहा था, एक समझदार शख्स को जितने मौके मिलते हैं उससे अधिक वो खुद बनाता है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अखिलेश के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।